कहानी की शुरुआत होती है गुजरात से, जहाँ सभी गर्ल्स स्कूल के लिए रेडी हो रही होती हैं। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल के लिए समझाकर स्कूल भेज रहे होते हैं। जहाँ ये सारी गर्ल्स स्कूल जाती हैं, वो गुजरात का काफी बड़ा स्कूल है जिसका नाम है JN हायर सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल। और अब सुबह के वक्त सारी गर्ल्स मैस में होती हैं, यानी सभी एक साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं, जिसमें से एक लड़की के ऊपर पानी गिर जाता है और वो बाथरूम में चली जाती है। सभी गर्ल्स अपना खाना खाने में बिजी होती है और यहाँ पूरा फोकस बच्चों के खाने की प्लेट पर होता है। लेकिन फिर जब सभी बच्चों का ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है और धीरे धीरे सारी गर्ल्स बिल्कुल शांत और चुप हो जाती है और एकदम से सभी लड़कियों की सांसें तेज होने लगती है, जैसे वो घबरा रही हो और कुछ कहना चाहती हो। कि तभी वहीं की मेड ये नोटिस करती है कि लड़कियों को आखिर हुआ क्या, ये सब शांत क्यों है। और फिर उन्हीं में से एक घबराकर चेयर से नीचे गिर जाती है। कि तभी मेस के रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से एक आदमी अंदर आता है जिसका नाम है राजनाथ। राजनाथ अंदर आता है और सीधा सामने बैठी उन 10 लड़कियों के पास जाता है और उन सभी से उनका नाम पूछता है। वहीं दूसरी तरफ टीचर अपनी अपनी क्लास में जा रही होती है, लेकिन जैसे ही एक टीचर क्लास में जाती है और देखती है कि वहाँ तो एक भी लड़की नहीं है, कि तभी उसे एक लड़की के नीचे गिरने की आवाज आती है। टीचर आवाज सुनने के लिए उसे देखने आती है खिड़की के पास और देखकर हैरान हो जाती है। वापस उसे देखने बाहर जाती है भागते हुए और टीचर जैसे ही बाहर जाकर उस लड़की को देखती है, वो लड़की जमीन पर पड़ी होती है खून में लथपथ और टीचर के सामने ही वो लड़की अपना दम तोड़ देती है, जिसकी वजह से टीचर की चीख निकल जाती है। और चीख सुनते ही पीछे से भागता हुआ वॉचमैन आता है और देखता है कि सारी लड़कियां स्कूल के टेरेस पर चढ़ी हुई हैं। वॉचमैन भागता हुआ जाता है सीधा प्रिंसिपल ऑफिस और प्रिंसिपल को बुलाकर लाता है। प्रिंसिपल भागती हुई आती है और देखकर डर जाती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। और साथ ही वॉचमैन दिखाता है कि कम से कम 10 लड़कियां स्कूल के टेरेस पर चढ़ी हुई हैं। प्रिंसिपल चिल्लाकर सबसे कहती है कि वो पीछे हट जाए, लेकिन लड़कियां भी कहती हैं रोते हुए कि वो मरना नहीं चाहती, लेकिन अगर फिर भी कोई उनके पास आया तो वो टेरेस से नीचे कूद जाएंगी। प्रिंसिपल भागती हुई वॉचमैन के साथ टेरेस पर जाती है और वहाँ पहुँचते ही सारी गर्ल्स हाथ हिलाते हुए प्रिंसिपल को मना करती है कि वो उनके पास भी ना आए, वरना वो सच में कूद जाएंगी। तभी उन्हीं में से एक लड़की बताती है कि उन्हें अंकल ने कहा है कि उन 10 लड़कियों को शाम 3 बजे वहाँ टेरेस से नीचे कूदना होगा। प्रिंसिपल बहुत कोशिश करती है लड़कियों को बचाने की, मगर सारी लड़कियां मना करती हैं। तभी वॉचमैन जाकर एक लड़की का पैर पकड़ता है ताकि वो उसे बचा सके, लेकिन वो लड़की हाथ लगाते ही कूद जाती है और एक एक करके सारी लड़कियां टेरेस पर से नीचे कूद जाती है और उनकी प्रिंसिपल बस बेचारी लाचार की तरह देखती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ अथर्वा अपनी बेटी आर्या के साथ अपने घर की छत पर होता है, जहाँ बस वो और उसकी बेटी ही है। और लास्ट पार्ट में उसकी बीवी और बेटा अंश मर चुका था एक कार एक्सीडेंट में। आर्या बिल्कुल वैसी है जैसा प्रताप ने उसे छोड़ा था। अथर्वा आर्या को छत से नीचे लाता है, उसे बेड पर बिठा देता है और फिर जाता है अपना और अपनी बेटी का नाश्ता बनाने। लेकिन अथर्वा वही रोज की तरह अपने काम में लगा हुआ है, यानी प्रताप को वही चाय की पत्ती खिलाना। लेकिन अभी फिलहाल चाय की पत्ती खत्म हुई पड़ी है। अथर्वा घर के सारे पर्दे ढककर बाहर निकलता है और आता है एक सुपरमार्केट चाय पत्ती लेने। लेकिन वहाँ टीवी में अथर्वा सुनता है कि आज की खास खबर, 10 लड़कियों ने बिना एग्जाम और बिना रिजल्ट के सुसाइड करा। साथ ही उसे स्कूल की प्रिंसिपल बताती है मीडिया के सामने कि किसी अंकल ने उन्हें कहा था कि उन्हें यहाँ से कूदना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अथर्वा सुपरमार्केट से निकलता है परेशान होकर और इधर स्कूल में अब पुलिस आई हुई है, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ करने की कोशिश कर रहा होता है। स्कूल के सभी पेरेंट्स की भीड़ जमा हुई पड़ी है, हर तरफ बस हाहाकार मचा पड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ अथर्वा अपने घर आता है हड़बड़ाया हुआ और आते ही सबसे पहले प्रताप के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तेरे जैसे और भी लोग हैं। लेकिन प्रताप अथर्वा को देखकर हंसने लगता है और अथर्वा समझ जाता है कि प्रताप उसे जानता है जो ये सब कर रहा है। वहीं अब स्कूल में पुलिस सभी से पूछताछ में लगी पड़ी है। तभी एक लड़की बताती है और ये वही लड़की है जो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी और उसने वो नाश्ता भी नहीं किया था। वही लड़की पुलिस वालों को रोते हुए बताती है कि जब वो बाथरूम में गई थी तो उसने किसी को आते हुए देखा था और उसके बाद जो भी हुआ उसकी वजह से वो डर गई और बाथरूम में ही छुप गई। वो पुलिस ऑफिसर जो कि अभी फिलहाल तो इस मामले को सीरियस नहीं ले रहा और सभी लड़कियों से बात करने मेस में जाता है। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर मेस में आता है, उन्हीं में से एक लड़की उठती है और ऑफिसर के पास आती है और एक टीचर आगे की तरफ देखकर किसी से बात करने की कोशिश करती है। तभी वो लड़की ऑफिसर को बताती है कि उन्हें किसी अंकल ने कहा है कि पुलिस वाले मिलकर प्रताप को ढूंढे और वो भी जल्दी से जल्दी, और अगर नहीं ढूंढा तो जो हुआ है वो तो बस थोड़ा सा ही था और अब जो होगा वो इससे भी ज्यादा होगा। और फिर रोते हुए घबराते हुए वो लड़की सभी लड़कियों से कहती है कि गर्ल्स, पहला मैसेज उसने दे दिया है, अब वो लड़कियां वो सब कर सकती है जो उसे राजनाथ यानी उस अंकल ने कहा था। और उसके बाद जो होता है वो हद से ज्यादा डरा देने वाली चीज कि सभी लड़कियां ऐसे जंगली जानवर की तरह भागती है, एक दूसरे को धक्का मारते हुए, सर फोड़ते हुए। उन्हें कुछ नहीं दिखता कि आगे कौन खड़ा है, यहाँ तक कि पुलिस वालों के हाथों में भी नहीं आती और अपने ही पेरेंट्स को मारकर भाग रही होती है। पूरे शहर में इन लड़कियों का आतंक फैल चुका है। लड़कियां बेवजह लोगों को पीट रही है, जैसे ये खुद नहीं कर रही हो, इनसे कोई करवा रहा हो। और एक लड़की ने तो जाकर सीधा पेट्रोल पंप ही उड़ा दिया, साथ में खुद भी जल गई। और अब हर न्यूज चैनल पर
वक्त एक ही न्यूज होती है, जहाँ कहीं भी ये लड़कियां दिखे खुद का बचाव पहले करे। और अब अथर्व न्यूज सुनने के बाद जाता है एक शोरूम और वहाँ से कुछ बड़े बॉक्स लेकर आता है और न्यूज में ये भी बताया जा रहा है कि ये सब कुछ किसी प्रताप को ढूंढने के लिए किया जा रहा है। और ये सुनकर अथर्व परेशान हो जाता है और उसके सभी बॉक्सेस को एक एक करके घर के हर एक कोने में लगा देता है और उसके बाद अपनी कार रात के वक्त लेकर निकलता है। वहीं दूसरी तरफ सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। पुलिस ऑफिसर सभी पेरेंट्स को समझा रहा होता है कि सिचुएशन को समझो, कि ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत अलग है, अपने बच्चों से प्यार से बात करो, सुबह जो भी कुछ हुआ उसके बाद हमें सोच समझकर एक्शन लेना होगा। तभी वही लड़की फिर से ऑफिसर को आकर बताती है कि उनके पास बस 5 मिनट है और उन्हीं 5 मिनट में उसे प्रताप को ढूंढना होगा। लेकिन ऑफिसर पूछता है कि 5 मिनट क्यों? लड़की बताती है कि अगर 5 मिनट में नहीं ढूंढा तो इतना बुरा होगा जितना सोचा भी नहीं होगा। कि तभी वहाँ कांस्टेबल आता है। फिर कांस्टेबल दिखाता है कि एक आदमी आया है। कांस्टेबल बताता है कि इन्हें पता है कि प्रताप कहाँ है और अथर्व आकर सबके सामने कहता है कि प्रताप उसके पास है। अथर्व जाकर सीधा उसी लड़की से पूछता है कि प्रताप के मिलने के बाद क्या करना है। ये नहीं बताया उस अंकल ने। वो लड़की घबराई हुई कुछ कहती ही नहीं, ना ही हाँ में ना ही ना में। अथर्व बताता है कि इन सभी लड़कियों पर वशीकरण हुआ है, इन सबको उस आदमी ने अपने वश में किया हुआ है। ये जो भी करवा रहा है उसकी जुबान ही ये सब कुछ करवा रही है। वो जो बोलेगा आपकी बेटियों को वो सब कुछ करना पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर कहता है कि सभी लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं, आप और मत डराओ उन्हें। लेकिन अथर्व ऑफिसर को बताता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो इससे ज्यादा का देख चुका है और अगर उसे प्रताप चाहिए तो उससे पहले मैं उससे मिलना चाहूंगा। अथर्व कहता है कि वो यही कहीं है क्योंकि वो इन लड़कियों को खुद की नजरों से दूर ही नहीं होने देगा। फिर अथर्व जाकर खुद मैच के सबसे पीछे वाले एरिया में देखता है और राजनाथ वही होता है सबके बीचों बीच और सबके सामने एक्सेप्ट करता है कि हाँ वही है वो राक्षस। राजनाथ सबके बीचों बीच में आता है और सबके सामने उस लड़की से कहता है कि अगर राजनाथ के पास कोई आया तो ये लड़की खुद को जला लेगी और वो लड़की हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद राजनाथ उसी लड़की से पूछता है कि उसने बताया तो था कि अगर प्रताप का पता मिल जाए तो क्या करना है। लेकिन वो लड़की घबराई हुई कहती है कि वो भूल गई कि आगे उसे क्या करना है और गुस्से में आकर राजनाथ उस लड़की को थप्पड़ मार देता है और फिर सबके सामने चिल्लाकर कहता है कि अपने हाथ की नस काट ले। और फिर वो लड़की सबके सामने अपनी कलाई की नस भी काट लेती है और ये भी नजारा देखते हुए राजनाथ बहुत खुश होता है और साथ ही उस लड़की को कहता है कि अगर कोई भी तेरे पास आए और तू अपने हाथ की नस काटते रहना। और इतना बोलकर आकर खुद पीछे टेबल पर बैठ जाता है और हंसते हुए सब कुछ देखता है। और उस लड़की की माँ आकर राजनाथ के पैरों में गिर जाती है और खूब रोती बिलखती है और इधर वही उसके हाथों से इतना खून बह चुका है कि वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की गुस्से में पुलिस ऑफिसर को घूर रही होती है क्योंकि ऑफिसर राजनाथ को गोली मारने वाला होता है। लेकिन तभी वो लड़की गुस्से में आ जाती है और उस ऑफिसर के पेट में चाकू ही चाकू कई बार मारती है। और राजनाथ उस लड़की से कहता है कि ऑफिसर के हाथों से गन ले लो, अब तो बेचारा ऑफिसर भी लाचार हुआ पड़ा है और जख्मी भी। राजनाथ ऑफिसर से हंसते हुए कहता है कि उसने कहा था कि उससे होशियारी नहीं करनी वरना उसकी वशीकरण की हुई लड़कियां उसे नहीं छोड़ेंगी। अथर्व भी अब लाचार और बेबस सा खड़ा हुआ है क्योंकि वो चाहे तो भी फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। राजनाथ प्रिंसिपल से कहकर सभी पेरेंट्स को बाहर निकलवाता है और प्रिंसिपल सभी से रिक्वेस्ट करती है हाथ जोड़कर और साथ में अथर्व भी सभी को कहता है कि बाहर जाओ वरना तुम्हारे बच्चों की जान चली जाएगी। लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स है, वो कहाँ जाएंगे बच्चों से दूर। और अब कुछ देर बाद मैस पूरा खाली यानी सभी पेरेंट्स बाहर चले गए हैं। उसके बाद राजनाथ अथर्व से पूछता है कि अब बता उसके प्रताप भाई कहाँ है। और अथर्व घमंड से बताता है कि उसने प्रताप को 12 सालों से कैद में रखा है, वो भी बांध कर। और ये सुनकर राजनाथ गुस्से में आ जाता है और अथर्व को बताता है कि विकृत में तो वो अपने बड़े भाई से 10 कदम आगे है। विकृत बोले तो गुस्सा, लेकिन अथर्व कहता है कि ये लड़की उसकी कोई रिश्तेदार नहीं लगती तो उसे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो जानता है चाहे कुछ भी कर ले ये लड़की अब कभी ठीक नहीं होगी, उनकी लाइफ अब नरक से भी ज्यादा बदतर बन चुकी है। और तो और अथर्व राजनाथ से कहता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले अथर्व प्रताप को उसके हवाले कभी नहीं करेगा। राजनाथ अथर्व से कहता है कि अगर वो उसे प्रताप को दे देगा तो राजनाथ उसे जाने देगा। लेकिन अथर्व राजनाथ के सामने एक शर्त रखता है कि चलो ठीक है वो दे भी देगा लेकिन बस राजनाथ को उसकी बेटी को वशीकरण से बाहर निकालना होगा। और ये सुनकर राजनाथ गुस्से से भड़क उठता है और कहता है कि राजनाथ और उसके जैसों के सामने शर्त रखने की अथर्व की कोई औकात तक नहीं है। लेकिन बड़ा सही और मुंह तोड़ जवाब देता है अथर्व भी। अथर्व कहता है कि उसने उसके जैसे एक कुत्ते को 12 साल से कैद करके रखा हुआ है और फिर जाने लगता है। लेकिन जाते हुए राजनाथ अथर्व को रोक लेता है और यहाँ देखकर लगता है कि शायद राजनाथ ने अथर्व की बात मान ली है। और फिर राजनाथ प्रिंसिपल को बुलवाता है और बाहर जाने के लिए 2 ड्राइवर और 2 स्कूल बस का इंतजाम करने को कहता है। फिर सारी लड़कियां और साथ में अथर्व भी राजनाथ के साथ निकलते हैं और रास्ते में उन्हें वही स्कूल की लड़की दिखती है जो कि किसी को मार रही होती है। और राजनाथ बस रुकवाकर उस लड़की को बुलवाता है अपने पास और वो लड़की आती भी है लेकिन वो लड़की कुछ अजीब नजरों से देखती है सभी को, लेकिन उस वक्त घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। राजनाथ रास्ते में अथर्व से पूछता है कि और कितना वक्त लगेगा तेरे घर पहुँचने में। अथर्व बताता है कि कम से कम 2 घंटे क्योंकि अथर्व अभी भी शहर से बाहर रहता है। और अब फाइनली सभी के सभी अथर्व के घर पहुँचते हैं जहाँ घर में घुसने से पहले राजनाथ कुछ लड़कियों को पहरेदारी के लिए बाहर खड़ा करता है और कुछ लड़कियों को अपने साथ अंदर ले जाता है। अंदर जाते ही अथर्व राजनाथ को सबसे पहले अपनी बेटी आर्या के पास लेकर जाता है। लेकिन वहाँ जाते ही राजनाथ हर तरफ देखता है और कहता है कि उसका भाई कहाँ है यानी प्रताप। और अथर्व कहता है कि पहले उसकी बेटी को ठीक करो। और राजनाथ उंगली दिखाते हुए कहता है कि पहले भाई को दिखा फिर मैं तेरी बेटी को वशीकरण से बाहर निकाल दूंगा। और जाते जाते राजनाथ एक नजर आर्या पे डालता है और पूछता है
क्या ये 12 सालों से ऐसे ही है? और फिर सबके सब आते हैं नीचे प्रताप के पास। राजनाथ अपने बड़े भाई को ऐसे देखकर काफी गुस्से में आ जाता है। राजनाथ खुद अथर्वा को कहता है कि वो तो उनसे बड़ा राक्षस निकला जो उसने प्रताप की ये हालत की है। और फिर राजनाथ नॉर्मली अथर्वा से कहता है कि अब जाकर अपनी बेटी को नीचे ले आ। अथर्वा भाग कर जाता है और अपनी बेटी को गोद में उठाकर नीचे सोफे पर रख देता है। और अथर्वा फिर ऊपर जाता है और आर्या के लिए व्हील चेयर लेकर आता है। व्हील चेयर लाने के बाद राजनाथ अथर्वा से पूछता है कि क्या उसने प्रताप को कोई इन्विटेशन दिया था घर बुलाने को, लेकिन अथर्वा कहता है कि उसे याद नहीं, क्योंकि राजनाथ का मानना है कि बिना बुलाए कभी भी कोई ऐसे नहीं जाता। फिर राजनाथ अथर्वा को पूछता है कि क्या उसने प्रताप का कोई सामान लिया था, कुछ भी जो उधार लिया हो। और अथर्वा याद करते हुए कहता है उसने आर्या को एक बार शक्कर खिलाई थी। और राजनाथ कहता है कि नहीं, खाने पीने का असर ज्यादा देर नहीं रहता, हद से बस ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे। और फिर अथर्वा से कहता है कि आर्या को अंदर ले आ, और साथ ही बताता है कि उसने भी इन सभी लड़कियों को मंत्र वाला खाना खिलाया है और उसका असर भी तभी तक होगा जब तक वो उसके आसपास रहेंगी। इसका छोटा सा एग्जाम्पल वही था, वो सड़क वाली लड़की जो कि अब राजनाथ के वश में नहीं है। और फिर राजनाथ आर्या की शक्ल देखकर कहता है कि कुछ तो लिया होगा तूने प्रताप का, वरना इतना लंबा वशीकरण कभी नहीं होता। और साथ ही राजनाथ अथर्वा को याद करने को कहता है कि याद कर, कुछ तो लिया है तूने। और फिर एकदम से अथर्वा को याद आता है कि हाँ, लास्ट टाइम उसने मुझे चाय पिलाई थी 10 रुपए की। और राजनाथ कहता है कि तो दे दे भाई को 10 रुपए। और अथर्वा अपने पर्स से 500 का नोट निकालता है, लेकिन राजनाथ कहता है कि 10 ही दे उनको बस। और अथर्वा टेबल पर रखे बॉक्स में से 10 का नोट निकालता है और लाकर राजनाथ को देता है, लेकिन राजनाथ कहता है कि उसे नहीं, प्रताप भाई को दे, वो भी तब जब वो पूरा होश में आ जाए। और उसके बाद अथर्वा प्रताप को होश में लाने की कोशिश करता है कि बस वो होश में आए और अथर्वा उसे पैसे दे दे। और फिर जैसे ही प्रताप होश में आता है उसकी नजर सीधा आर्या पर जाती है और वो देखता है उसकी हालत जैसे उसने छोड़ा था बिल्कुल वैसे ही है। और उसके बाद राजनाथ खुद कहता है कि बड़े भाई उससे पैसे ले लो। और अथर्वा उसके हाथ में पैसे थमा देता है और फिर राजनाथ से पूछता है अब वो क्या करे। और राजनाथ कहता है कि बस हो गया वशीकरण खत्म। और ये सुनकर अथर्वा हैरान कि बस मात्र 10 रुपए के लिए उसकी बेटी और उसकी फैमिली को इतना सहना पड़ा, वो भी 12 साल तक। और उसके बाद राजनाथ कहता है कि उसे झंझोड़, हिला, 12 साल की कैद से बाहर निकाल उसे। और फिर अथर्वा अपनी बेटी के आगे रोता है, चिल्लाता है। और फिर जैसे ही सर उठाकर आर्या की तरफ देखता है, आर्या की हंसी अब रुक गई है। वो बस अपने पापा को कंटिन्यू देख रही होती है, लेकिन आर्या बोलने की कोशिश करती है, मगर 12 साल की चुप्पी के बाद उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाती। और फिर एकदम से वो अपने पापा को पहले की तरह डैडी बुलाती है और उसकी चीखें निकल जाती हैं। और फिर आर्या अपने पापा के गले लगकर खूब रोती है और रोते हुए उसकी नजर प्रताप के ऊपर जाती है, जिसे देखकर आर्या गुस्से में आ जाती है और फिर और भी ज्यादा चीखने चिल्लाने लग जाती है। अथर्वा अपनी बेटी को व्हील चेयर के साथ खींचकर बाहर लाता है और तभी राजनाथ आता है, उससे चाबी मांगता है। अथर्वा उसको चाबी निकाल कर देता है और चाबी लेकर राजनाथ जाकर अपने भाई की जंजीर खुलवाता है लड़कियों से। वहीं दूसरी तरफ आर्या बिल्कुल अपना आपा खो चुकी है, वो लगातार चीखे जा रही है। तभी आर्या को महसूस होता है कि उसे तो सुनाई तक नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ भी लास्ट पार्ट में अथर्वा ने अपनी बेटी के कानों में कैंची घुसा दी थी ताकि उसे प्रताप की बात ही सुनाई ना दे। और इधर प्रताप इशारे में राजनाथ को बताता है कि अथर्वा ने उसकी जुबान काट दी है। और राजनाथ गुस्से में आकर अथर्वा को लात मारता है बुरी तरह। और जब आर्या अपने पापा को बचाने आती है तो राजनाथ उसे भी धक्का देकर गिरा देता है व्हील चेयर से। राजनाथ अथर्वा के ऊपर चढ़कर उसे खूब मारता है और अथर्वा उससे माफी मांगता है कि वो उसे माफ कर दे, लेकिन राजनाथ कहता है जैसे वो अपनी विद्या के लिए तरसेगा वैसे अथर्वा भी अपनी बेटी के लिए तरसेगा। और उठकर आर्या को अंदर ले जाने लगता है उसका पैर पकड़कर, लेकिन तभी अथर्वा कहता है कि राजनाथ ने उसकी बेटी को ठीक किया है, यानी वशीकरण से बाहर निकाला है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने आर्या को हाथ भी लगाया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बस इसी गुस्से में आकर राजनाथ आर्या के मुंह पर अपना पैर रख देता है और अथर्वा भी गुस्से में आकर अपने कानों में कुछ लगाकर अपनी वॉच से स्पीकर को कनेक्ट करता है और एक बीप साउंड प्ले करता है, वो भी लाउड वॉल्यूम में, जिससे सभी के कानों पर असर पड़ता है और राजनाथ नीचे बैठ जाता है। मौका पाकर अथर्वा वहीं पास में रखा वास राजनाथ के सर पर फोड़ता है, जिससे राजनाथ बेहोश हो जाता है। और अब कुछ घंटों बाद राजनाथ भी अथर्वा की कैद में उसके पैरों के नीचे होता है और राजनाथ के साथ भी वही करता है अथर्वा जो उसने प्रताप के साथ किया था, यानी अथर्वा ने उसकी भी जुबान खींच ली। और अब अगली सुबह अथर्वा के घर पर वही पुलिस ऑफिसर और प्रिंसिपल आई हुई है, जो कि कहते हैं कि राजनाथ को पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन अथर्वा का मानना है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा, वो उसे खूब तड़पाएगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी बेटी 12 साल तक वशीकरण में थी और उन दोनों को वो अपने पास रखेगा। अथर्वा का ये फैसला सुनकर प्रिंसिपल और पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग भी यही होना चाहिए। उसके बाद अथर्वा ऊपर छत पर आकर अपनी बेटी के पास बैठ जाता है और अब 12 साल बाद आर्या खुद से जूस पीती है। ये सब देखकर अथर्वा काफी खुश होता है कि हाँ, अब उसकी बेटी आर्या काफी हद तक नॉर्मल हो चुकी है। और यही इस कहानी का अंत होता है।